हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के पहली प्रश्नावली के 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। चौथा क्वेश्चन क्या है इसका? HCF 306 और 657 का 9। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या है जो 657। दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 9 है और इन दोनों संख्याओं का LCM है जो हमें ज्ञात करना है। तो पिछले सवाल में जिस प्रकार हमने सूत्र लगाया था सेम उसी प्रकार से इस सवाल को करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं 306 और 657। इन दोनों का HCF कितना है? 9 है और LCM दोनों संख्याओं का 306 और 657 हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है? जब LCM या HCF दोनों में से एक मान दिया गया हो तो हमें सूत्र लगा के करना है। सूत्र होता है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल। यह बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारे पास? एक 306 है और दूसरी 657। तो दोनों का गुणा कर देंगे 306 गुणा 657 बराबर का निशान है। इनका HCF क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 है गुणा LCM है ही नहीं, तो LCM के लिए लिखेंगे हम LCM, यानी हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं LCM क्या आएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम, इस 9 को यहाँ से हटाएंगे। 9 गुणा में है, इस संख्या के बटे में चला जाएगा, इधर LCM बचेगा। तो ये बन जाएगा 306 गुणा 657 बराबर LCM बचेगा। 9 यहाँ से हट गया, इधर बटे में। इस समीकरण को हम सीधा करके लिख सकते हैं। और सीधा कैसे लिखेंगे? LCM इज इक्वल टू LCM को हमने इधर लिख लिया है और इस संख्या को इधर ले लेते हैं। 306 गुणा 657 और बटे में आ जाएगा हमारे पास 9। अब 9 का भाग चाहो तो 657 में दे दो या फिर 306, दोनों ही कट जाएंगे। तो 9 का भाग देते हैं 306 में, तो 3 बार जाएगा, 9 या 27, 3 बचेंगे 36 बन जाएंगे, 9 चौके 36। तो LCM बराबर में आ जाएगा हमारे 34 गुणा 657 या LCM बराबर 657 का इंटू कर लेते हैं 34। तो 4 सत्ते 28, हासिल के 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, फिर से 2, 4 छक्के 24 और 2 26। 3 से इंटू करेंगे, 7 के 21, 3 पंजे 15 और 2 17, ये हो गए 6 के 18 और 1 19। यहाँ पर 8 3 फिर से 3, 11 और 1 12 का 2, 22 338, 22,338। ये हमें LCM प्राप्त होगा। सेम इसी प्रकार के सवाल हमने पहले भी किए हैं, सेम वैसे ही है। मैंने 4 प्रकार से सवाल जो आपको बताया था कि पेपर में इस प्रकार से आ सकता है, सेम उसी तरह का है। केवल क्या है, इसमें HCF दिया हुआ क्वेश्चन और LCM याद करना है। सूत्र लगाएंगे, LCM की जगह LCM आ जाएगा, 9 का पक्षांतर कर लेंगे तो बटे में चला जाएगा। 9 का भाग देंगे 306 में, 34 से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 34 गुणा 657, दोनों का गुणा करेंगे तो 22,338 आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। यानी किसी भी प्राकृत संख्याओं के बारे में मैंने आपको पहले से ही बता रखा है, जो फर्स्ट की वीडियो अपनी संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? जिनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अनंत तक लिखते हैं, तो ये प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या यहाँ पर क्या दी हुई है हमारे पास? n है। इसके लिए 6 की पावर
n का मान है जो 0 पर समाप्त होता है। हमें बताना है, जांच करनी है कि संख्या 6 की पावर n का मतलब है कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, और इसका जो यहाँ पर आंसर आएगा उसके लास्ट में यानी उसका इकाई अंक 0 होना चाहिए। तो देखते हैं 0 होता है या नहीं होता। तो पहली बात कि हो सकता है n का मान 1 हो, हमारे पास प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तब इसका मान आ जाता है हमारे पास 6। हो सकता है 2 हो, तो 6 की पावर 2 ये बन जाता है हमारे पास 36। और हो सकता है 3 हो, तब हमारे पास बन जाता है 216। हो सकता है 4 हो, तब हमारे पास बन जाता है 1296। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि n का मान हम कुछ भी ले रहे हैं, 4 तक अभी हमने लिया है, इसके बाद और भी कोई संख्या ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है उनका इकाई अंक 6 आता है। यानी 6 के ऊपर चाहे हम कितनी भी घात ले लें, इकाई अंक क्या आता है, यहाँ पर 6 आता है। हमें ये बताना है इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं के लास्ट में 0 आता है। अब पहली बात तो ये है 10 के आगे 10 लिखें, इसका इकाई अंक 0 होता है। या इसके बाद 20 लिख लें, 30, 40, 50, इस प्रकार बहुत सारी संख्याएं बन जाएंगी। अब इन संख्याओं को हम गुणनखंड करके देखते हैं। तो देखो इस संख्या का गुणनखंड होगा 2 गुणा 5, इसका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, इसका हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 4 7 8 8 15 40, इसका क्या है 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर हमें एक बात देखने को मिल रही है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उसके गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 2 गुणा 5, यहाँ पर भी 2 गुणा 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 और 5 आ रहा है, यहाँ भी 2 और 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 और 5 आ रहा है। यानी जिन संख्याओं के गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों ही आ जाएं उस संख्या के लास्ट में 0 होता है। इसके अलावा जिनके गुणनखंड में 2 और 5 ये दोनों संख्याएं नहीं हो तो उनके उसका मान है जो 0 पर समाप्त नहीं होती, यानी उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। आसान सी बात है, केवल ध्यान रखने की क्या बात है कि संख्या कोई भी संख्या ले लें, कुछ भी लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लिया 7 इंटू 9 और साथ में लगा दिया 2 गुणा 5। तो इस संख्या को जब हम हल करेंगे तो इसका इकाई अंक 100% 0 आएगा। कैसे आएगा, इनका गुणा करेंगे 9 7 63, 2 गुणा 5 करते हैं 10 और गुणा करने पर 630, तो लास्ट में 0 आ गया। यानी कहने की बात क्या हुई इसमें कि जिस संख्या के गुणनखंड में 2 इंटू 5 आता है वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। अब यहाँ पर जैसे 6 की पावर n है, पावर से मतलब नहीं, पावर तो कुछ भी है, हमें 6 के गुणनखंड करके देखना। 6 के गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। तो यहाँ से हमें पता लगा है कि संख्याओं के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, 5 भी होना चाहिए, दोनों संख्या होनी चाहिए। तो दोनों संख्या नहीं है तो इसका मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि संख्या हमारे पास कौन सी है, 6 की पावर n, 0 पर समाप्त होगी। यदि संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, कब होगी समाप्त, जब इसके गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 गुणा 5 आना चाहिए। यदि 6 की पावर n के गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप के हों, यानी जो संख्या हमारे पास दी हुई है 2 इंटू 5 यानी 6 की पावर n, इसके जो गुणनखंड करेंगे उनमें क्या आना चाहिए, 2 इंटू 5 आना चाहिए। अब हम इस संख्या के गुणनखंड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 6 की पावर n, इसके गुणनखंड करेंगे 6 के होंगे 2 गुणा 3, ऊपर घात कितनी है n, या 6 की पावर n को लिख सकते हैं हम 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n।
ये जो n घात कोष्टक के बाहर आई तो इसका मतलब n घात दोनों पर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 की पावर n का मान है, यानी इसके जो गुणनखंड हैं उसमें 2 तो प्राप्त हो रहा है लेकिन 5 प्राप्त नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस संख्या का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम संख्या 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 की पावर n के गुणनखंडों में 2 × 5 नहीं है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सवाल है। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होती है? जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। यदि उसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा तो उस संख्या का मान 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 और प्लस का निशान आ जाए उसके बाद फिर से 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि आपको भाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती है। तो देखते हैं भाज्य संख्या कौन सी होती है। भाज्य का मतलब है जिन संख्याओं में किसी न किसी संख्या का भाग जाना चाहिए, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 10, या लिख दें 20, 18, 24, 36। 2 का भाग जा रहा है इसमें 2 का भी चला जाएगा, 2 के अलावा 4 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा। इसमें 2 का भी चला जाता है, 3 का भी चला जाता है, 9 का भी चला जाता है। इसमें 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और 12 का जाएगा। इसमें 2 का जाएगा, 2 के बाद 3 का, 3 के बाद हमारे पास 6 का चला जाएगा, 9 का चला जाएगा, 12 का चला जाएगा, 18 का चला जाएगा। तो ये जो ऊपर मैंने संख्या लिखी है ये सब भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या? क्योंकि इनमें किसी न किसी संख्या का भाग जा रहा है, यानी जो किसी भी संख्या से विभाजित होती हैं उन संख्याओं को बोलते हैं भाज्य संख्या। और जिन संख्याओं में किसी संख्या का भाग नहीं जाता उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे पहली संख्या होती है हमारे पास 2, उसके बाद आता है 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, इस प्रकार बहुत सारी आएंगी। तो इन संख्याओं को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, या फिर यदि किसी संख्या का भाग जाता है तो उसी संख्या का भाग जाना चाहिए। जैसे 2 है तो 2 में 2 का ही भाग जाता है, 3 है 3 में 3 का ही जाएगा, 5 में 5 का जाएगा, 7 में 7 का, 11 में 11 का, 13 में 13 का, यानी स्वयं का भाग जाना चाहिए। स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। उन संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग तो जाता ही, उसके अलावा किसी न किसी और संख्या का भाग भी जाना चाहिए, तो उन संख्याओं को बोलते हैं हम भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याओं के बारे में पता कैसे करेंगे कि ये संख्या भाज्य है या नहीं? इसका तरीका होता है गुणनखंड विधि, यानी संख्याओं के गुणनखंड करके देखेंगे। यदि उस संख्या के गुणनखंड हो रहे हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या है, और यदि उसके गुणनखंड नहीं होते तो वह अभाज्य संख्या। जैसे मान के चलो हमने 10 ले लिया, यहाँ पर 10 के गुणनखंड कर रहे हैं, 2 का भाग चला जाएगा 5 पर और 5 का, तो 2 × 5 हो गई इसके गुणनखंड, तो ये भाज्य संख्या है। और कोई संख्या इनमें से लें, कोई सी भी लेगा, 19 ले लें, 19 के गुणनखंड नहीं होंगे, केवल 19 का भाग जाएगा। तो जिन संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते वह अभाज्य संख्या होती हैं, और जिन संख्याओं के गुणनखंड हो जाते हैं वह भाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहले हम इनको एक बार हल करते हैं और उसके बाद उस संख्याओं के गुणनखंड करके देखेंगे। यदि गुणनखंड हो जाते हैं तो ये भाज्य संख्याएं बन जाएंगी। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है? 7 × 11 × 13 + 13। इस संख्या को एक बार हल कर लेते हैं। 7 का गुणा
11 से कर देंगे बन जाता है 77, और 77 का गुणा 13 से कर देंगे और प्लस में क्या है 13, 13 सत्ते 91 हासिल 9, फिर 13 सत्ते 91, 91 और 9 100 हो जाते, और प्लस में क्या है 13। इसका मान आ जाएगा हमारे पास 1014। 1001 में 13 जोड़ देंगे 1014 हो गया। पहली संख्या होगी। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या हुई हमारे पास 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इसको हल करके देखते हैं। 6 7 42, 42 × 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21। इसका गुणा 4 से करेंगे, 0 4 1 4, 4 दूनी 8। इसका गुणा फिर 3 से, 0 4 के 12, 8 के 24 और 25। फिर 2 से, 0 2 दूनी 4, 2 50। फिर 1 से करने पर वही संख्या है, इन 5040 बन जाएंगे गुणा करने पर, और प्लस में बचा हुआ हमारे पास 5, तो ये बन जाएगा 5045। दोनों संख्याओं को हल कर लिया, यानी इस संख्या का मान है जो वह हमारे पास आया है 1014, और दूसरी संख्या का मान है जो वह हमारे पास आया है 5045। अब इसके बाद इन दोनों संख्याओं के हम गुणनखंड करके देखेंगे। यदि दोनों संख्याओं के गुणनखंड हो जाते हैं तो ये भाज्य संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले ले लेते हैं 1014, पहले 2 का भाग देंगे, 5 0 7, फिर 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 6 और 9, 169 में 13 का भाग जाएगा 13 बार, और 13 में 13 का भाग 1 बार। दूसरी संख्या हमारे पास 5045। तो इसके गुणनखंड करने के लिए 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, उनको जोड़ने पर इसमें 14 बन रहा है, तो 5 का जाएगा 1009, 1009। इसमें 5 के बाद 7 का देखे देखें, 11 का 13 का 17 का, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा इस संख्या में, तो इसमें भाग जाएगा जो 1009 का ही भाग जाएगा 1 बार। यह अभाज्य संख्या, इसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए हमें 1009 का ही भाग देना पड़ेगा। तो देखो पहली संख्या का मान है जो, पहली संख्या हमारे पास क्या थी, 7 × 11 × 13 प्लस 13। इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, क्योंकि इसका मान आया 1014 के बराबर, और 1014 को लिख सकते हैं हम 2 × 3 × 13 × 13। दूसरी संख्या है जो हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। इसका मान आया हमारे पास 5045, और इसके गुणनखंड होंगे 5 × 1009। इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं जो भाज्य संख्या, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं को के अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, इसलिए यह संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। बस इतना ही करना है। सबसे पहले इस संख्या का मान निकाल लेंगे, जो मान आएगा उसके गुणनखंड करके देखेंगे, फिर दूसरी संख्या का मान निकाल लेंगे, उसके भी गुणनखंड करके देखेंगे, और दोनों संख्याओं के गुणनखंड हो रहे हैं तो ये भाज्य संख्या, यदि इनके गुणनखंड नहीं होते तो अभाज्य संख्या। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, यानी गोल रास्ता है। इस प्रकार से ये मान लेना
वृत्ताकार पथ। इसमें दिया हुआ है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी दो व्यक्ति हैं, एक ही स्थान से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति को यानी सोनिया है जो इसको 18 मिनट का समय लग रहा है, यहाँ से जब घूमकर यहाँ पर दोबारा आएगी, जब इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो 18 मिनट का समय लगेगा। और रवि है जो यह एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर, यानी सोनिया को एक चक्कर लग रहा है इसका 18 मिनट में और रवि का एक चक्कर लग रहा है 12 मिनट। अब देखो यदि हम दो चक्करों की बात करें तो दूसरा चक्कर इसका हो जाएगा 36 मिनट में पूरा, इसका हो जाएगा 24 मिनट में। दो चक्कर लगा ले, ये 3 चक्कर 36 मिनट में कर लेगा और 4 चक्कर इसके 48 मिनट में हो जाएंगे, 5 चक्कर 60, फिर 72, इसी प्रकार होते हैं। सोनिया के तीसरा चक्कर 54 में होगा, चौथा 72 में, इसके बाद लग जाएंगे। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कितने समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो आसान सी बात क्या है कि इनके जब हम इसका जो गुणज लिख रहे हैं 18 और 12 दोनों के गुणज लिख रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें 36 आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी 36 और 72 इसमें भी है और इसमें भी, और भी आगे संख्याएं आए हैं। तो हमें ये देखना है कि कितने मिनट बाद एक ही स्थान पर पहुंचा है। तो देखो पहले शुरुआत में वो 36 मिनट में पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे कि सोनिया है जो एक चक्कर ये 18 मिनट में पूरा कर जाएगी, दूसरा चक्कर ये 36 मिनट में पूरा कर देगी। रवि है ये एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करेगा, दूसरा चक्कर 24 मिनट में, ये तीसरा चक्कर 36 मिनट में लगा। यानी चक्कर तो रवि के 3 हो जाएंगे, लेकिन हमें चक्करों की संख्या ज्ञात नहीं करनी, हमें समय ज्ञात करना है। और सोनिया के चक्कर 2 हो जाएंगे, लेकिन समय कितना होगा 36 मिनट। यानी जो 36 आ रही है एक ऐसी संख्या है जो दोनों में क्या है, समान है। और दूसरी बात करें, ये जो 36 है इन दोनों संख्याओं का सबसे छोटा गुणा है, छोटा यानी न्यून, और न्यूनतम के मान के लिए हम निकालते हैं एलसीएम। दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब अधिकतम मान निकालते हैं तब हम एलसीएम निकालते हैं और न्यूनतम के लिए एलसीएम निकालेंगे। तो क्या ज्ञात करना है हमें कि दोनों हैं जो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय। तो दोनों का जो प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय है वो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा, यानी 18 का और 12। और एलसीएम निकालने की विधि हमारे पास होती है गुणनखंड विधि। एलसीएम में हम क्या करते हैं, दोनों के गुणनखंड एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो चलो अलग अलग कर लेते हैं। पहले भी हमने अलग अलग तरीके से किया था, दोनों तरीके बता सकता हूँ इसमें। एक तरीका होता है हमारे पास 18 और 12, दोनों के गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 का बार जाएगा 9 बार, इसमें 3 का बार 3 बार और इसमें 3 का बार 1। इसी प्रकार इसमें 2 का बार 6 बार, फिर 2 का 3 बार और फिर 3 का बार 1। पहले 18 की गुणनखंड लिख लेते हैं। 18 बराबर में आ जाएगा 2 × 3 × 3 और 12 के हो जाएंगे 2 × 2 × 3। एलसीएम निकालना है। पहले वो संख्या लेंगे जिनके जोड़े बने, 2 का जोड़ा बना, फिर 3 का बना, फिर जोड़ा नहीं बन रहा है, जो संख्या बचेंगी वो भी लिखेंगे। 3 और 2 बचा हुआ, 3 × 2। तो यहाँ पर 3 × 2 6 और 3 × 2 6, 6 × 6 बन जाएंगे हमारे पास 36। यानी दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिले। दूसरा तरीका होता है हमारे पास 18 और 12 के गुणनखंड कर लें एक साथ। तो सबसे पहले उस संख्या का भाग देना जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाना चाहिए, एक में।
दोनों में जाना चाहिए। यदि दोनों में नहीं जाता तो फिर एक संख्या का दे सकते हैं। पहली बात तो वो संख्या देखो जिसका भाग दोनों में जा रहा है तो ठीक है, दोनों में नहीं जा रहा है किसी भी संख्या का, तो ऐसी संख्या देखो जिसका भाग या तो 18 में चला जाए या 12 में चला जाए, कोई सी भी संख्या ले सकते हो। तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है, इसमें 9 बार चला जाएगा और इसमें 6 बार। फिर से 2 का जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा और इसमें जाएगा 3 का भाग इसमें 3 बार और इसमें 1 बार। फिर से 3 का भाग यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो गुणनखंड आ गया हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 4 होते, 3 गुणा 3 9, 9 चौके 36। तो यह विधि है जो हमारी केवल एलसीएम में काम करती है, एचसीएफ में यह विधि काम नहीं करती।